हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 30 दिसंबर 2022। तो आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, चलिए विस्तार से पढ़ते हैं। तो आज की पहली और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। पहली न्यूज़ है सूर्योदय बैंक से। सूर्योदय बैंक क्या है? तो सूर्योदय बैंक जो है एक प्रकार की लघु वित्त बैंक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 साल के लिए सर्वोदय लघु वित्त बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में भास्कर बाबू रामचंद्रन की फिर से नियुक्ति कर दी है। तो अगले 3 साल के लिए सूर्योदय बैंक के सीईओ और एमडी के रूप में भास्कर बाबू रामचंद्रन फिर से नियुक्त कर दिए गए। अभी तक भी यही थे और फिर से यही बना दिए गए हैं। सूर्योदय लघु वित्त बैंक यानी सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है जिसने 23 जनवरी 2017 से अपना काम शुरू किया था। पूरे भारत में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह बैंक उपस्थित है। उम्मीद करता हूं ये न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, लघु वित्त बैंक क्या होती है, क्या आप जानते हैं? एक होती है पेमेंट बैंक और एक होती है लघु वित्त बैंक। इन दोनों की जरूरत आखिर भारत में क्यों पड़ी? एक टर्म होता है फिनेंशियल इंक्लूजन। फिनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? फिनेंशियल इंक्लूजन ये होता है कि कुछ ऐसे दूर दराज के इलाके होते हैं जहां तक बैंकों की सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, तो वहां तक बैंकों की सुविधाओं को पहुंचाने के लिए आरबीआई के द्वारा प्लान किया गया फिनेंशियल इंक्लूजन के तहत कि कुछ ऐसी बैंकों को डेवलप किया जाए जो गांवों तक पहुंच करके हर एक ग्रामीण व्यक्ति की मदद कर सके। इसी को देखते हुए 2015 के समय में दो कमेटी बनाई गई। पहली कमेटी बनाई गई नचिकेत मोर कमेटी जिसने पेमेंट बैंक की सिफारिश दी, और दूसरी कमेटी बनाई गई ऊषा थोराट कमेटी जिसने सिफारिश दी लघु वित्त बैंकों की यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक की। और दोनों प्रकार की बैंकों का इस्टेब्लिशमेंट शुरू हो गया। तो इस प्रकार से भारत में वर्तमान समय में कितनी पेमेंट बैंक है और कितनी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये तो आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। इसके अलावा इस न्यूज़ को भी याद रखेंगे कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के 3 साल के लिए एमडी सीईओ बना दिए गए भास्कर बाबू रामचंद्रन। उम्मीद करता हूँ न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, एक काम करिए, ये बताइए सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की टैगलाइन क्या है? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। बढ़ते हैं आज की दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। दूसरी न्यूज़ है आईसीसी का पुरस्कार जिसका नाम है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। तो आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए अर्शदीप सिंह और यास्तिका को नॉमिनेट किया गया है। तो भारतीय अर्शदीप सिंह को पुरुष वर्ग में और यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह को महिला वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वर्ष 2022 की इमर्जिंग प्लेयर पुरस्कार सूची में शामिल किया गया है। तो आईसीसी द्वारा इसकी घोषणा करी गई है। अन्य खिलाड़ियों में बात करें तो तेज गेंदबाज मार्को जॉनसन, अफगानिस्तान के बल्लेबाज इब्राहिम जारदान और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज फिन एलन को शामिल किया गया है। उम्मीद करता हूं ये न्यूज़ भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर ये तो अवार्ड है। इसके अलावा आपको याद होगा अभी कल की ही न्यूज़ में मैंने आपको पढ़ाया था, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है इसका नाम शेन वार्न के नाम पर कर दिया गया है। शेन वार्न को आप जानते होंगे जिनका इसी वर्ष निधन भी हुआ था। ठीक है, तो आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है। इसके अलावा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड भी देती है। अच्छा, कमेंट कॉलम में ये बताइए नवंबर मंथ का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किस एक खिलाड़ी को दिया गया था? क्या वो कोई भारतीय थे? चलिए कमेंट कॉलम में आप बताइए कौन से वो खिलाड़ी थे। इसके अलावा आपको पता होगा आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी? आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। बात करें तो इसका हेडक्वार्टर दुबई के अंदर पड़ता है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं न्यूजीलैंड के ग्रेग बॉर्कले। अब आईसीसी का काम तो इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट को रेगुलेट करना है। भारत स्तर पर रेगुलेट करने का काम बीसीसीआई का है, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी साहब हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं। पूर्व क्रिकेटर है रोजर बिन्नी, जो कि वर्तमान समय में बीसीसीआई के हेड है। बीसीसीआई 1928 में स्थापना होती है और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। उम्मीद करता हूँ आज की दूसरी न्यूज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है विदेश मंत्री एस जयशंकर से। तो एस जयशंकर साहब 29 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक साइप्रस और ऑस्ट्रिया के दौरे पर गए हुए हैं। तो 3 जनवरी तक साइप्रस गणराज्य और ऑस्ट्रिया का दौरा करने गए हुए हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। इस वर्ष भारत और साइप्रस के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हो रहे हैं। ऑस्ट्रिया में वह यूरोपीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के ऑस्ट्रियाई संघीय मंत्री एलेक्जेंडर सालेनबर्ग से मुलाकात करेंगे। 2023 भारत और ऑस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का प्रतीक है। तो इस वजह से एस जयशंकर दोनों देशों के दौरे पर है, क्योंकि 60 साल पूरे हुए हैं भारत के साइप्रस के साथ
और 75 साल पूरे हुए भारत के ऑस्ट्रिया के साथ। तो ये न्यूज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। बात करें अगर साइप्रस की तो इसकी राजधानी निकोशिया है, और बात करें यहाँ पर हम ऑस्ट्रिया की तो इसकी राजधानी वियना है। क्या आप जानते हैं कि वियना में कौन से एक बड़े संगठन का हेडक्वार्टर है? अगर आप नहीं जानते हैं ना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का। सक्सेस सीरीज की प्लेलिस्ट है। शाम को 5:30 पर जो मैं क्लास लेकर आता हूँ वो 50 क्लास पूरी हो चुकी हैं, तो जाकर के एक एक वीडियो को देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है वो, और वहाँ से जाकर के आपको एक एक टॉपिक मिल जाएगा जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात यहाँ पर विदेश मंत्री की हुई है, तो ये तो एस जयशंकर साहब है। विदेश सचिव कौन है? कमेंट कॉलम में आंसर करिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये बने थे और मैं आपको इनके बारे में बता भी चुका हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ तक के सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया भारतीय सेना के अगले इंजीनियर इन चीफ नियुक्त हुए हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया को भारतीय सेना के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। वे लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का स्थान लेंगे जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 1986 बैच के लेफ्टिनेंट जनरल वालिया भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र रह चुके हैं और सिकंदराबाद में कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट में प्रशिक्षक के पद पर रह चुके हैं। उम्मीद करता हूं पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बात है भारतीय सेना से, तो ये बताइए वर्तमान समय में भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो ये विवेक राम चौधरी है। इसके अलावा अगर बात करें भारतीय जल सेना यानी नेवी के प्रमुख इस समय कौन है, तो क्या आप जानते हैं कौन है? तो वो है आर हरि कुमार। तो आप ये बताइए भारतीय सेना के यानी इंडियन आर्मी के वर्तमान समय में प्रमुख कौन है? इसके अलावा आपको पता है तीनों सेनाओं का मुखिया कौन होता है? तो ये तो राष्ट्रपति साहब होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के बराबरी का एक पद बोल सकते हैं जो सेनाओं के लिए, तीनों सेनाओं के लिए होता है, वो सीडीएस का होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि अनिल चौहान साहब हैं वर्तमान समय में। आपको पता होगा पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत थे, जिनका निधन हो गया था प्लेन क्रैश के चलते दिसंबर के ही महीने में पिछले वर्ष। तो याद रखिएगा लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया भारतीय सेना के अगले इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किए गए हैं, याद रखिएगा। बात करें इंडियन आर्मी डे तो 15 जनवरी को मनाते हैं, और नेवी डे बात करें तो 4 दिसंबर को मनाते हैं, और एयरफोर्स डे अब आप बताएंगे कब मनाते हैं। बताइए। फिलहाल हम लोग बढ़ेंगे अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ में क्या है खास? तो अगली न्यूज़ है IOOA से। IOOA क्या है? तो इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने घोषणा करी है कि संजय सिंह को इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन का अखिल भारतीय अध्यक्ष चुना गया है। IOOA के नवनिर्वाचित शीर्ष निकाय में अध्यक्ष संजय सिंह, उपाध्यक्ष ऋतुराज बरुआ, महासचिव अनूप सिंह, कोषाध्यक्ष सैयद कमर अहमद और अतिरिक्त महासचिव बालकृष्ण प्रजापति शामिल है। उम्मीद करता हूं ये न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ेंगे फिलहाल अगली स्लाइड की तरफ और जानेंगे IOOA के बारे में विस्तार से। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में जानेंगे। यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। 2022 में दुनिया के सबसे बड़े निगमों की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 142वें स्थान पर रही थी। इसकी श्रीलंका, मॉरिशस और मध्य पूर्व में सहायक कंपनियां भी हैं। बढ़ते हैं फिलहाल अगले पॉइंट की तरफ। अगर बात करें तो मार्च 2022 में अपोलो हॉस्पिटल्स ने निफ्टी 50 बेंचमार्क इंडेक्स में IOC की जगह ले ली है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष है श्रीकांत माधव वैद्य और स्थापना 1959 में हुई थी। एक बार फिर से एक एक पॉइंट को देख लीजिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। 2022 में दुनिया के सबसे बड़े निगमों की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 142वें स्थान पर रही थी। इसकी श्रीलंका, मॉरिशस और मध्य पूर्व में सहायक कंपनियां भी हैं। मार्च 2022 में अपोलो हॉस्पिटल्स ने निफ्टी 50 बेंचमार्क इंडेक्स में IOC की जगह ले ली है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष है श्रीकांत माधव वैद्य और स्थापना हुई थी 1959 में। क्या आप जानते हैं ये एक प्रकार की महारत्न कंपनी भी है? अच्छा ये बताइए महारत्न कंपनी बनने के लिए कितना टर्नओवर एक साल में पूरा करना होता है? और बात करें यहाँ पर IOC की, तो इसके अलावा ये बताइए और कौन कौन सी महारत्न कंपनियां भारत में स्थित है? कमेंट कॉलम में आंसर करिए। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है बेकल केरल में पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव शुरू हुआ है। तो 24 दिसंबर 2022 से केरल के कासरगोड में बेकल पाल्लिक
बीच में 10 दिन का बेकल अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट उत्सव आयोजित किया जा रहा है। स्पाइस कोस्ट केरल के सुदूर उत्तर में स्थित है, जो उत्तरी मालाबार के नाम से प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 10 दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव का उद्घाटन किया था। यह त्योहार संस्कृत के क्रॉस सेक्शन और भूमि की अनूठी पहचान को दर्शाता है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर महोत्सव की बात आई है तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने भी कुछ दिन पहले ये हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया था। कहाँ मनाते हैं? तो ये मनाते हैं नागालैंड के अंदर। लद्दाख में भी एक फेस्टिवल मनाते हैं, हेमिस फेस्टिवल इसका नाम है। और हेमिस फेस्टिवल के नाम पर ही वहाँ पर एक हेमिस नेशनल पार्क भी पड़ता है, जो कि क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है। इसके अलावा संगाई फेस्टिवल कहाँ पड़ता है ये बताइए आप। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में पड़ता है, कई बार मैंने आपके भी डिस्कस भी किया है। हरेला फेस्टिवल की बात करें तो उत्तराखंड में आयोजित होता है। इसके अलावा साइलेंट वैली के नाम से किस एक राज्य को जानते हैं? कमेंट कॉलम में बताइए। भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है ये भी आप कमेंट कॉलम में बताइए। बढ़ेंगे फिलहाल आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2021 रिपोर्ट। तो रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2021 रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया है और इसका प्रकाशन किया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। तो रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस विभागों से प्राप्त जानकारी या आंकड़ों पर आधारित है और इसमें बताया गया कि 2021 में 412 432 सड़क हादसे हुए, यानी कि 4,12,432 सड़क हादसे हुए और इस घटनाओं में करीब 1.54 लाख लोगों की मौत भी हुई है। 2020 में भारत ने सड़क दुर्घटनाओं, मौतों और चोटों की संख्या में अभूतपूर्व गिरावट भी दर्ज करी है। तो याद रखिएगा पॉइंट, रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2021 रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया है। अच्छा, कमेंट कॉलम में बताइए कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री वर्तमान में कौन है। इसके अलावा अगर आपको पता है कि रिपोर्ट प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है तो आप ये बताइए कि HDI इंडेक्स यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है। और अगर आप नहीं जानते हैं कि कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए कि कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा की जाती है, क्योंकि इस प्लेलिस्ट का पहला ही वीडियो मैंने पढ़ाया हुआ है कि कौन सी रिपोर्ट किस एक संगठन द्वारा जारी की जाती है। जा करके कमेंट कॉलम में फिर आंसर करिए एक एक पॉइंट को। बढ़ते फिलहाल आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है उड़ीसा के बरगढ़ में 2 साल के बाद हुआ है धनु यात्रा महोत्सव। तो धनु यात्रा उड़ीसा के बरगढ़ में मनाया जाने वाला एक वार्षिक नाटक आधारित ओपन एयर नाट्य प्रदर्शन है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाता है। 5 वर्ग किलोमीटर में फैला बरगढ़ का पूरा शहर यात्रा के मंच में बदल जाता है। धनु यात्रा जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, 1947-48 में बरगढ़ में शुरू हुई और तब से प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। तो धनु यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, उड़ीसा में मनाए जाते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा उड़ीसा में ही जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा भी करी जाती है और इसके अलावा आपको पता होगा उड़ीसा में ही नुआखाई फेस्टिवल ही मनाया जाता है। उड़ीसा में नवीन पटनायक जी की सरकार है, जो कि बीजू पटनायक के पुत्र हैं। बीजू पटनायक ने ही बीजू जनता दल की स्थापना करी थी उड़ीसा में, जो कि आज तक लगातार चला करता है। बात करें उड़ीसा में तो उड़ीसा में ही राउरकेला में कोई एक खेल आयोजित किया जाना है। अब आप कमेंट कॉलम में बताएंगे, क्योंकि कई बार मैंने इसको डिस्कस भी किया हुआ है। बात करें उड़ीसा की तो एकमात्र ऐसा भारत का राज्य है जिसने हॉकी को गोद ले रखा है। जो हमारी भारतीय हॉकी टीम है उसको गोद ले रखा है, यानी उसका जितना भी रख रखाव होता है उड़ीसा राज्य के द्वारा ही किया जाता है। तो इन सारे पॉइंट को याद रखिएगा। उड़ीसा की बात करें तो राजधानी इसकी भुवनेश्वर है और उड़ीसा में पारादीप रिफाइनरी पड़ता है। इसके अलावा उड़ीसा में अब्दुल कलाम द्वीप भी पड़ता है, जो पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओवरऑल ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट कॉलम में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको क्लास में कुछ एक पॉइंट समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, 31 की नाइट यानी कल आपको इसी चैनल के माध्यम से जरूर जुड़ना है, क्योंकि एक ज़बरदस्त क्लास लेकर मैं आपके बीच आने वाला हूँ। तो सारे लोग नोटिफाई कर ले जाकर क्लास को और लाइक कर ले। आपका दिन मंगल में हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।